इसमें पहला टॉपिक है स्टीफेंस लॉ जो दिया है उन्होंने कि जिनका ये कहना होता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है किसी भी ज्योमेट्री का और उसका सरफेस एरिया कैपिटल ए हो, तो कैपिटल ए इज द सरफेस एरिया एंड उसका कुछ टेम्परेचर कैपिटल टी, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, मतलब कि केल्विन में कंसीडर करने की बात करेंगे। तो स्टीफन जो लॉ है उस लॉ में ये कहा गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये अपने सरफेस टेम्परेचर की वजह से अपने से कुछ रेडिएशंस, मतलब अपनी हीट को बाहर भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये भी एक नेचुरल इवेंट है, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसका सरफेस एरिया है कुछ और कुछ उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन से ज्यादा, तो टेम्परेचर की वजह से, मतलब टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। ये बात मेंशन करना इससे जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और भी फैक्टर्स की वजह से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बाहर आते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। एक्सरेज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, लेकिन उसमें रीजन कुछ और है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेम्परेचर वाले इफेक्ट की वजह से आएंगे उनको हम थर्मल रेडिएशन का नाम दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इनकी जो स्पीड होगी वो लाइट वाली ही स्पीड होगी। अगर फ्री स्पेस में चलेंगे तो स्मॉल सी इनकी स्पीड होगी और सारी कैरेक्टरिस्टिक ये वेव के फॉलो करेगी। मतलब इनकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, इनकी अपनी कुछ वेवलेंथ होगी, ये सब कुछ एज इट इज रहेगा जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक है। स्टीफन ने ये कहा था कि जो वेव के फॉर्म में टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से ये जो एनर्जी बाहर निकालते हैं पर सेकंड में उसकी वैल्यू निकालें, अगर एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, तो ये स्टीफन लॉ में इन्होंने कहा था कि दिस इज इक्वल टू सिग्मा सम कांस्टेंट इनटू द सरफेस एरिया और उसका जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसकी 4th पावर। राइट है, मतलब स्टीफन का जो लॉ है वो ये का लॉ कहना है कि भाई टेम्परेचर की वजह से हीट बाहर निकलती है, और लेकिन वो हीट वेव के फॉर्म में आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आती है, बट टोटल एनर्जी जो इस बॉडी के सरफेस से बाहर आएगी पर सेकंड में वो होती है सिग्मा, जो कि स्टीफन कांस्टेंट हुआ, सरफेस एरिया और टेम्परेचर की 4th पावर। हालांकि स्टीफन ने जो अपना लॉ दिया था वो बेसिकली एक आइडियल कंसेप्ट था, और वो आइडियल कंसेप्ट को हम यहाँ पर ब्लैक बॉडी के नाम से पढ़ते हैं कि जितनी ब्लैक बॉडीज होती है उनके लिए एनर्जी एमिटेड पर सेकंड ये होगा, और इसको अगर हम एनर्जी को dq से डिनोट करें तो पर सेकंड का मतलब है dq बाई dt, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा ए टेम्परेचर टू दी पावर 4। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, और ये नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस साइन इस रिलेशन में जो लगा रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स का कन्वेंशन है। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा ये कहा, हाँ, कि जब हीट किसी भी सिस्टम से बाहर आती है तो वो नेगेटिव मानते हैं, और किसी भी सिस्टम में जब हीट एंटर करती है तो पॉजिटिव मानते हैं। तो माइनस का मतलब कि हीट इससे निकल के बाहर जाएगी, और dq बाई dt इज द एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। तो एनर्जी पर सेकंड को मैकेनिक्स में या फिजिक्स में पावर भी कह सकते हो, तो इसको हम कैपिटल P से भी डिनोट करेंगे, विच द पावर ऑफ सोर्स, पावर ऑफ दिस ब्लैक बॉडी माइनस सिग्मा ए टेम्परेचर टू दी पावर 4। ये तो फंडामेंटल स्टीफन लॉ है, हमें इसकी एप्लीकेशन ज्यादा समझनी है, बट इसके अलावा भी कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर भी न्यूमेरिकल्स हैं जेई के अंदर, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस है। वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज वेव्स के ऊपर है। मतलब स्टीफन ने जब कह दिया कि भाई इतनी एनर्जी 1 सेकंड में बाहर आएगी, लेकिन वो वेव के फॉर्म में बाहर आएगी, तो लोगों ने उनसे ये पूछा कि ठीक है, अगर ये वेव के फॉर्म में आएगी तो क्या ये मैकेनिकल वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका आंसर उन्होंने दिया कि नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होंगी यार, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है इसलिए समझिएगा इसको।
एंड देन न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस कर लेंगे, बट पहले थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लेंगे। नंबर 1, इसको आप साथ साथ लिखते चलो यार, ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर 1, थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। थर्मल रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड नंबर जो पॉइंट है कि अगर ये वेव है तो इनकी क्या वेवलेंथ होगी, और स्पीड क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो स्पीड के बारे में आप लिख सकते हो, स्पीड ऑफ दीज वेव्स सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्मॉल सी मान सकते हो, 3 × 10⁸। वेवलेंथ क्या होगी इनकी, कोई आइडिया है हम लोग को कि जो टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन से बाहर निकलती है, उन रेडिएशन में क्या वेवलेंथ होती है? देखिए, मैं एक बार 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 रिपीट कर रहा हूँ यार कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है उनके मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं फिजिक्स में। एटॉमिक डी एक्साइटेशन एक कॉज है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक कॉज हो सकता है, सरफेस एक्सरेज कॉज हो सकते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में गामा रेज हो सकती है, बट उन सबके रीजंस अलग अलग है। ये रीजन जो आप पढ़ रहे हो वो टेम्परेचर वाला पढ़ रहे हो। अबाउट वेवलेंथ, कोई आइडिया आप लोग को कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसका आंसर उन्होंने दिया था कि, और ये हम नहीं कह रहे हैं, स्टीफेंस का ही लॉ में कहा गया है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आती है, ये कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ की नहीं होती। थर्मल रेडिएशन में जो वेवलेंथ आएंगी वो स्पेसिफिक नहीं हो सकती। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको याद हो कि जब कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन आता है, फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल, किसी इलेक्ट्रॉन का जब जंप होता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस, उसको हम hc डिवाइडेड बाय लैम्डा कह देते हैं। मतलब वहां पर लैम्डा की एक यूनिक वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू होगी, जो कि एनर्जी डिफरेंस पर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी लैम्डा की यूनिक वैल्यू है, एक्सेप्ट थर्मल रेडिएशन। ये एक स्पेशल पार्ट है जहां पर लैम्डा की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं। मतलब जो वेवलेंथ निकलती है वो एक रेंज के अंदर होती है, स्पेसिफिक वैल्यू ना होकर के वो एक रेंज है, और वो रेंज 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कोई भी हो सकती है। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो सारी की सारी वेव थर्मल रेडिएशंस में बाहर निकल करके आएंगी। मतलब कि इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेज भी होंगी, इंफ्रारेड भी होंगी, विजिबल लाइट भी होगी, गामा रेज भी बाहर आएंगी, एक्स रेज बाहर होंगी। मतलब जो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर होता है वो सारी की सारी वेव थर्मल रेडिएशंस में एमिट होती है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर मतलब ये इसको डिफरेंशिएट करता है बाकी तरीके, बाकी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो रीजन है उससे डिफरेंशिएट करता है इसको। चौथे नंबर पॉइंट पे इन्होंने ये कहा कि इसमें से जब सारी वेवलेंथ्स बाहर आ रही हैं, एक्सरेज भी निकलती है, गामा रेज भी निकल रही है, सभी तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर टेम्परेचर की वजह से बाहर निकलती है, तो क्या ये सारी वेव सेम इंटेंसिटी की होती है? मतलब जितनी जितनी इंटेंसिटी से अल्ट्रावायलेट निकलेगा, क्या उतनी ही इंटेंसिटी से इंफ्रारेड भी निकलेगा, उतनी ही इंटेंसिटी से विजिबल लाइट भी निकलेगा? तो इसका आंसर दिया कि नहीं, सभी वेव सेम इंटेंसिटी से बाहर नहीं आती है, कुछ की ज्यादा इंटेंसिटी होती है, कुछ की कम इंटेंसिटी होती है। और जब हम सभी वेव की इंटेंसिटीज को स्टडी करते हैं तो ऐसा पता चलता है कि कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, कोई एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा इंटेंस होती है इन सभी के अंदर। और जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा इंटेंस होगी इस पूरे ग्रुप के अंदर, उसको लैम्डा एम से डिनोट किया जा रहा है, दैट इज द वेवलेंथ हैविंग हाईएस्ट इंटेंसिटी। एम मतलब लैम्डा मैक्सिमम नहीं बोल रहे हैं यार, एम स्टैंड कहता है कि लैम्डा वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इसको एक और साइंटिस्ट ने अपने लॉज में डिस्कस किया था कि ये जो वेवलेंथ होती है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है,
और इसका टेम्परेचर के साथ प्रोडक्ट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू बी है, और इसको हम भी एक लॉ के नाम से पढ़ते वापस, सही नाम दिया इन्होंने कि वीन्स लॉ। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। थर्मल रेडिएशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, सिंगल वेवलेंथ न हो करके वो मल्टीपल वेवलेंथ है, हर तरीके की वेव बाहर आ रही है। उन हर तरीके की वेव में एक ऐसी वेवलेंथ है जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है। उस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाय द टेम्परेचर इक्वल्स टू दिस स्मॉल v, दैट इज वीन्स कांस्टेंट। अच्छा, इसमें जो वीन्स कांस्टेंट है, क्या ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है या फिर सभी ऑब्जेक्ट के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है? वीन्स कांस्टेंट जिसको बोला गया बी, कोई आइडिया इसके बारे में? क्या ये वीन्स कांस्टेंट है, ये वैल्यू तो देखिए इसका ना, एक्चुअली जो वीन्स कांस्टेंट आप देख रहे हो ये एक फिक्स वैल्यू है फॉर एवरी ऑब्जेक्ट विच इज 2.8 इंटू 10⁻³ और ऑब्वियसली यूनिट होगी वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, सो मीटर केल्विन। ऑलमोस्ट एक फिक्स वैल्यू है इसकी, सभी मटेरियल्स के लिए वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। थोड़ा सा कांस्टेंट को लेकर के हो सकता है कि बुक्स वगैरह में अलग अलग चले, जैसे कहीं पर इसको 2.8 है, कहीं पर 2.83 है, कहीं पर 2.89 है, मतलब अलग अलग वैल्यूज हैं। अगर हम अपने उसकी मतलब एनसीईआरटी और एचसीवी की बात करें तो 0.293, तो हम उसको मोटा मोटा 2.9 मानते हैं, बट क्वेश्चन पेपर में देख लेना इसको कि क्वेश्चन पेपर में क्या वैल्यू दी गई है। और अगर वैल्यू नहीं है कोई क्वेश्चन पेपर में, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन यूज करोगे। मतलब क्या हुआ देखिए, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कह दें कि कोई ऑब्जेक्ट है एट सम टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल एट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, तो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, फाइंड वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम या फिर पीक इंटेंसिटी। फिर बेसिक क्वेश्चन जो आता है सबसे पहले इसमें, और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला वीन्स लॉ का, दिस इज बी डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, लैम्डा एम इज, और बी इज 2.9 इंटू 10⁻³ और डिवाइडेड बाय कैपिटल टी विच इज टेम्परेचर 500 केल्विन। अब जो भी वैल्यू आएगी उतने मीटर, ये वो वेवलेंथ होगी जो थर्मल रेडिएशन में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कैरी कर रही होगी। अच्छा, वीन्स लॉ में जो कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो सबके लिए एक है, तो अगर हम कंपेयर करें, अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं, मान लो कि रेडिएशंस बाय फर्नेस, मान लो भट्टी भट्टी से, और हम कंपेयर करें रेडिएशन बाय हमारा जो नेचुरल सोर्स है सन की बात कर लेते हैं, एंड रेडिएशन बाय सम बल्ब मान लेते हैं, ये सब रेडिएशन के ही एग्जांपल्स हैं। तो प्रैक्टिकली इनमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे कौन सा ऑब्जेक्ट है? सन वाला मैक्सिमम, सन वाला सबसे ज्यादा है। और मतलब अगर कहा जाए कि रेडिएशन बाय द फर्नेस हैज पीक इंटेंसिटी, समझिएगा, हैज पीक इंटेंसिटी at some wavelength λ1, radiation by sun has peak intensity at some wavelength λ2, and by the bulb has peak intensity at some radiation λ3। तो इन लैम्डास को कंपेयर कर सकते हो, जितनी भी वेवलेंथ है इनके कंपैरिजन किए जा सकते हैं। λ2 मिनिमम होगा, कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जो कांस्टेंट है वो तीनों के लिए सेम है। एक्चुअली जो आप यहाँ पर बी देख रहे हो ना, ये बी की वैल्यू तीनों के लिए एक जैसी है, तो राइट हैंड साइड सबके लिए सेम है, बट इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जो टेम्परेचर है वो तीनों का अलग है। ऑब्वियसली सन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो कैपिटल टी अगर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, तो उसका लैम्डा सबसे कम, यानी कि λ2 इज द मिनिमम वैल्यू। देन उसके बाद
इलेक्ट्रिक फर्नेस और बल्ब में नेचुरली फर्नेस का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो λ1 छोटा होगा, एंड देन सबसे लो टेम्परेचर पे बल्ब आता है उसके लिए λ3। ये भी एक सेकंड क्वेश्चन जो वीन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, सेकंड एग्जांपल। और एक एग्जांपल दिखाते हैं जो वीन्स लॉ के ऊपर। वो ये कहते हैं कि एक एग्जांपल देखिए, एन ऑब्जेक्ट रेडिएट्स एट सम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर को हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल रखेंगे तो एट ऑब्जेक्ट रेडिएट एट सपोज दैट 290 केल्विन। ठीक है, 290 केल्विन के लिए बिकॉज़ 290 और यहाँ पर 2.9 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। पहले तो आप ये बताओ उसका लैम्डा एम कितना आएगा अगर हम कैलकुलेट करें। ऑब्जेक्ट एट 290 केल्विन अगर हो तो 290 केल्विन और इधर 2.9, जरा एक बार रफली बता पाओगे लैम्डा एम की क्या वैल्यू बनती होगी इस केस में? 10 to the power -5। 10 to the power -5 यानी 0.1। चलिए 10 to the power -5 यानी 0.1। और अगर इसको हम 2900 केल्विन कर देते हैं तो मेरे ख्याल से 10 to the power -6 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मतलब 1 माइक्रोमीटर हो गया, 1 माइक्रोमीटर। नाउ इफ वी कैलकुलेट एनर्जी between wavelengths A 0.5 to 0.51 micrometer, B 1 to 1.1 micrometer, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन लेट्स से कि ये 1.5 to 1.51 माइक्रोमीटर। सो विच इंटरवल, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, विच इंटरवल विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। सेम लॉजिक है, मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसकी लैंग्वेज को समझ पाओ कि कहां पर वीन्स लॉ के क्वेश्चंस हैं। तो ये भी उसी तरीके का है, जहां पर कंपैरिजन ऑफ एनर्जी है, जहां पर कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी, आप समझ जाना कि इस क्वेश्चन को वीन्स लॉ के बेस पे करना है। तो देखिए वीन्स लॉ के हिसाब से अगर ये टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो 1 माइक्रोमीटर पे आ रही है। तो जितनी वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर के आसपास होगी, जो भी वेवलेंथ 1 माइक्रोमीटर के आसपास होंगी ऑब्वियसली उन सब में इंटेंसिटी ज्यादा होगी। यानी इस पूरे इंटरवल में ज्यादा इंटेंसिटी की वेव है, बाकी के इंटरवल में कम इंटेंसिटी की वेव है, इसमें भी कम इंटेंसिटी की वेव है। तो जिसमें ज्यादा इंटेंसिटी की वेव है उसमें एनर्जी भी ज्यादा आएगी। तो इसका आंसर सिंपली डी। वो डिफिकल्ट नहीं है, मींस ऑफ वो टफ क्वेश्चन में नहीं आता, आसान से क्वेश्चन आता है। सर हाँ जी सर इसमें वो फिल हो जाता है मतलब hc/λ के जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये फोटॉन थ्योरी को भी फॉलो करेंगे, लाइट की थ्योरी को भी फॉलो करेंगे। शायद स्टार्टिंग में मिस कर गए हो, स्टार्टिंग में बोला है कि थर्मल रेडिएशन के अंदर जो वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हर एक कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक। और बताते हैं अभी। खैर इसको आगे बढ़ाएं। देखो एक हमारा कंसेप्ट ये होता है यार, पावर इंटेंसिटी वगैरह का कंसेप्ट होता है, वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा वेव के चैप्टर में ना थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं बट रेलेवेंट टॉपिक है। वेव के चैप्टर में हम एक टर्म पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। कुछ लोगों ने उसका सुना होगा नाम इसका कि वेव फ्रंट क्या होता है। यस तो राइट, हाँ, वेव के केस में वेव फ्रंट, और मैं इसका कंपैरिजन करने जा रहा हूं चार्ज के केस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपको कंपैरिजन से थोड़ा सा समझ में आएगा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में आप कहते हो कि दे आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। वेव फ्रंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रे और वेव कह सकते हो कि जो वेव ट्रेवल करती है उसके परपेंडिकुलर एक सरफेस। बाय नेम क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होता है। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो ये कहा जाता है कि एक ऐसा सरफेस where every particle oscillates in the same phase। अभी हम बहुत ज्यादा वेव के टॉपिक पर नहीं जाएंगे, बट इसका हमारे को एक कंसेप्ट चाहिए। और कंसेप्ट ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनाते हो आप लोग? अगर एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा जाए तो किस तरीके की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे? ऑब्वियसली उसके चारों तरफ एक स्फीयर बना लोगे। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ स्फीयर बनाइए और वो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। एंड क्लियर है, बिकॉज पोटेंशियल इज के क्यू बाई आर। तो सेम पोटेंशियल लाने के लिए आपको आर को सेम रखना पड़ेगा, और सेम डिस्टेंस पॉइंट चार्ज से जब रखेंगे तो मुझे एक स्फेरिकल सरफेस मिलेगा। एग्जैक्टली सेम वे में अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स ऑफ वेव है, पॉइंट सोर्स ऑफ वेव, तो सेम कंसेप्ट लगा दो आप, इसके चारों तरफ आप एक स्फीयर ड्रॉ कर दें, एंड दैट स्फीयर कॉल्ड एज वेव फ्रंट। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि इस पॉइंट सोर्स से अगर कोई वेव निकलती है तो जब ये वेव इस स्फीयर को हिट करेगी, स्फीयर के किसी पॉइंट को हिट करेगी, तो एट द सेम टाइम वेव स्फीयर के दूसरे पॉइंट्स को भी हिट करेगी। यानी कि इस स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब तक वेव के आने का टाइम सेम रहेगा। जिस टाइम पर वेव यहाँ पहुंचेगी उसी टाइम पर वेव यहाँ पहुंचेगी, उसी टाइम पर वेव यहाँ पहुंचेगी, उसी टाइम पर वेव यहाँ पहुंचेगी, सेम टाइम पर। मतलब इस पूरे सरफेस पर वेव साइमल्टेनियसली पहुंचती है, एक साथ पहुंचती है। और वेव का मतलब होता है एनर्जी, क्योंकि वेव के बारे में क्लियरली आप कहते हो कि कैरीज एनर्जी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स आपके वेव फ्रंट्स पे होंगे उन सब पर एक साथ एनर्जी आएगी। यानी कि इस पॉइंट सोर्स से जितनी भी एनर्जी निकलती है वो सारी एनर्जी इस पूरे सरफेस पर एक साथ स्ट्राइक करेगी। अब अगर ये सरफेस रेडियस आर का हो, सरफेस का रेडियस कैपिटल स्मॉल आर मान लें, तो टोटल एरिया जिसके ऊपर एनर्जी साइमल्टेनियसली पहुंच रही है वो टोटल एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पर एनर्जी साइमल्टेनियसली जा रही है। और अगर इस पॉइंट सोर्स की पावर कैपिटल पी हो तो दैट पावर डिवाइडेड बाय द एरिया इंटेंसिटी एट विच एनर्जी रीचेस साइमल्टेनियसली। इसको वेव के चैप्टर में हम कैपिटल आई यानी कि इंटेंसिटी का नाम देते हैं, पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। और बड़े मजे की बात यह है कि ये चीज यहाँ पर सिमिलर है। अगर आप यहाँ से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ये इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर्मूला भी सिमिलर है, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई 4 पाई, बस एक एप्सिलॉन का फर्क है। और एप्सिलॉन का भी फर्क अगर आप हटाना चाहोगे तो वो भी हट जाता है, मतलब सिमिलरिटीज। जरा रिकॉल करिए कि गॉस लॉ क्या कहता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? व्हाट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? फ्लक्स। फ्लक्स है। तो अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह रहे हो? फ्लक्स डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि सिमिलरिटी किस चीज की बन रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का फ्लक्स, वेव का पावर, सेम। फ्लक्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पावर इन द वेव सिमिलर कंसेप्ट पर है, फॉर्मूले भी सेम है। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, इंटेंसिटी ऑफ द वेव है। Anyway, so intensity is power by 4 pi r square. And what is power? So power is the energy emitted per second. अब अगर ये पॉइंट सोर्स थर्मल रेडिएशन कर रहा हो, अगर ये सोर्स हमारा थर्मल रेडिएशन कर रहा होगा तो
यहाँ पर हम पावर को रिप्लेस करेंगे थर्मल रेडिएशन वाले फॉर्मूले से। और बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वेव फ्रंट्स का बेसिक आइडिया देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसका यूज है। सो ये ध्यान रखिएगा, पावर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज द इंटेंसिटी, और अदर वेज पावर इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। बट कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर करें। पावर कैलकुलेट करने में जो एरिया मल्टीप्लाई करना है वो एरिया होना चाहिए वेव फ्रंट्स, और वेव फ्रंट्स कैसी होती हैं, वो पॉइंट सोर्स के केस में स्फीयर होती है। इन केस अगर हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात करें तो पहले आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट की जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे दिखाओगे इसके अंदर, ये आप 100% जानते होंगे। तो आंसर होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इनके परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। सेम कंसेप्ट वेव के लिए लगा दीजिए कि अगर हमारे पास कोई वेव पैरेलल डायरेक्शन में चल रही है, उसको पैरेलल बीम कहते हैं। तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इनके पैरेलल, बट उनको इक्विपोटेंशियल नाम नहीं देंगे, इनको वेव फ्रंट्स का नाम देंगे। तो जितना भी अगर वेव फ्रंट का एरिया मान लो कैपिटल ए, वेव फ्रंट का एरिया एंड वेव फ्रंट्स आर सरफेसेस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द बीम, बीम के परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया। और अगर इसकी इंटेंसिटी हम आई कह दें कि जो हमारा बीम है उसकी इंटेंसिटी आई है, तो आई मल्टीप्लाइड बाय ए हम इसकी पावर पाएंगे कि पावर ऑफ बीम, पावर ऑफ दिस पैरेलल बीम इज इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया कैपिटल बी। बट रिमेंबर एरिया शुड बी परपेंडिकुलर टू दैट बीम ऑफ लाइट। यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है आपको, बताइए। ये दो कंसेप्ट पैरेलल बीम और स्फेरिकल मतलब पॉइंट सोर्स के केस में। नो सर। क्लियर है? ओके। अगर कुछ कंफ्यूजन आए कभी तो हमेशा ध्यान रखना है इंटेंसिटी के साथ जो एरिया मल्टीप्लाइड है वो वेव फ्रंट का है, और अगर वेव फ्रंट आप समझ रहे हैं तो आप इमेजिन करना कि यार इक्विपोटेंशियल कैसे होता है, वो सिमिलर चलते हैं। तो थोड़ा सा एक एप्टीट्यूड बन जाता है क्या करना चाहिए। अब ये क्यों डिस्कस किया है वो देखिए। हम लोग कहते हैं कि जो नेचुरल सोर्स ऑफ रेडिएशन है वो हमारे लिए सन है। अब उसका टेम्परेचर अगर टीएस मानते हैं, उसका रेडियस आरएस मानते हैं, तो स्टीफन लॉ के हिसाब से ये कितना रेडिएशन करेगा अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, रेडिएशन बाय सन का निकाला चाहो आप। तो आंसर है इससे जो रेडिएशन बाहर आएंगे उनकी पावर which is the energy emitted per second is sigma surface area 4 pi rs square into temperature of sun to the power 4, स्टीफन लॉ के हिसाब से। और वो रेडिएशन वेव के फॉर्म में बाहर आएंगे। अब अगर हम सन को स्फेरिकल मानते हैं तो रेडिएशन रेडियली ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब अगर ये रेडिएशन रेडियली ट्रेवल करेंगे तो आपसे अगर पूछा जाए कि इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर क्या इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन अगर निकालने को दिया जाए आपसे, तो आंसर देखो क्या होना चाहिए यार, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो सिंपली आप करोगे पावर डिवाइडेड बाय द एरिया। पावर की जगह रखेंगे ये चीज 4 पाई सिग्मा आर एस स्क्वायर टेम्परेचर ऑफ सन टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कौन सा एरिया रखोगे। अगर सन से स्मॉल आर डिस्टेंस पर उसके रेडिएशन की इंटेंसिटी निकालनी होगी तो एरिया ऑफ द वेव फ्रंट। सन एक स्फेरिकल सोर्स है और आउटसाइड जाने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक को चाहे ग्रेविटेशन हो, स्फीयर को पॉइंट माना जाता है। तो इट इज लाइक अ पॉइंट सोर्स, एंड इफ इट इज अ पॉइंट सोर्स देन वेव फ्रंट शुड बी स्फेरिकल। सो एरिया ऑफ दैट वेव फ्रंट जिसका रेडियस स्मॉल आर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो पहला कंसेप्ट ये है। कोई नहीं जानता कि कहां से क्वेश्चन आएगा, तो छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक आप लोग डिस्कस करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन। इसको सोलर कांस्टेंट भी कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को हम सोलर कांस्टेंट के नाम से भी पढ़ते हैं, कैपिटल एस कभी कभी इससे यूज करते हैं, सोलर कांस्टेंट। तो अगर किसी बुक में लिखा जाए या किसी प्रॉब्लम में लिखा जाए कि सोलर कांस्टेंट इतना है,
तो आपको पता होना चाहिए कि सोलर कांस्टेंट किस चीज को कहा जाता है, वो कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को, जिसका ये फॉर्मूला बन रहा है 4 पाई कैंसिल आउट कर देंगे। इसके आगे आते हैं। अब अगर सोलर रेडिएशन किसी प्लेनेट पे गिरती है, मान लिया सोलर रेडिएशन, ये जो सन की रेडिएशन है ऑब्वियसली ये किसी न किसी प्लेनेट पे जाएगी। अगर हम अपने प्लेनेट की बात करें तो ये अर्थ के ऊपर आएगी, और हमारा अर्थ हम ये मानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वह तो केयरफुली सुनिए स्टेटमेंट को, वो इसी सन के अराउंड एक ऑर्बिट में चल रहा होगा। तो अर्थ की एक अपनी ऑर्बिट होगी, उसका कुछ रेडियस होगा, और हमारा अर्थ उस ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, उस ऑर्बिट का रेडियस मैं मानता हूं कि ये रेडियस आर ई, आर स्मॉल आर से हम ऑर्बिट का रेडियस डिफाइन करेंगे, और कैपिटल आर ई से अर्थ का रेडियस डिफाइन करेंगे। स्मॉल आर से अर्थ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो रेडियस, मतलब एक तरीके से अर्थ के सेंटर से और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर, और अर्थ का अपना रेडियस आर। तो ये जो सोलर रेडिएशन है ये अर्थ पर गिरेगी, लेकिन अब अगर पूछा जाए कि हमारा अर्थ कितनी एनर्जी रिसीव कर रहा है फ्रॉम दिस सोलर रेडिएशन, जो ये सोलर रेडिएशन आई इनसे कितनी एनर्जी ऐसी है जो अर्थ पर स्ट्राइक कर रही है, एनर्जी फॉलिंग ऑन द, ये कैलकुलेट करना है। दैट मींस सोलर एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ इन यूनिट टाइम, कैसे निकालेंगे इसको? तो क्या निकालना है आपको, यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, एनर्जी इंसिडेंट ऑन अर्थ इन द यूनिट टाइम। एनर्जी इन यूनिट टाइम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हुई है? एनर्जी इन द यूनिट टाइम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, एनर्जी पर सेकंड निकालना है। पावर कैसे निकालेंगे? पावर कैसे निकालेंगे? इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब जो रेडिएशन अर्थ पे आई है उनकी क्या इंटेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, पावर ऐसे निकालते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ये कैलकुलेट हो गया, ये इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यानी ये वैल्यू बन जाती है सिग्मा आर एस स्क्वायर टी एस 4 ओवर स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर जो होगा, एक सिग्मा आर एस स्क्वायर टी एस 4, नीचे जो स्मॉल आर स्क्वायर है ये कौन सा स्मॉल आर? तो ये वाला सन और अर्थ प्लैनेट की डिस्टेंस, ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट रेडियस। अब इसमें एरिया और मल्टीप्लाई करता है, तो कौन सा एरिया मल्टीप्लाई करेंगे आप? क्योंकि देखो फॉर्मूला सबको पता होता है, पावर बराबर इंटेंसिटी इनटू एरिया, ऐसा कोई नई चीज नहीं है, लेकिन लोगों को बस ये कंफ्यूजन है कि यार कौन सा एरिया रखना है, वो क्लैरिटी नहीं है उनके माइंड में। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ सन से इतनी ज्यादा डिस्टेंस पे है कि ये जो रेडियल लाइन से, रेडियल वैसे तो ये रेडिएशन से रेडियल है, बट जब ये अर्थ में चेंज हो जाता है, अर्थ पे आते आते ऑलमोस्ट ये पैरेलल बीम बन जाती है। सन से निकलते वक्त ये रेडियल होती है, लेकिन जब अर्थ पर स्ट्राइक करती है तो यही सोलर बीम ऑलमोस्ट एक पैरेलल बीम बन जाती है। मतलब यहाँ से अगर हम रेडिएशन अर्थ के ऊपर लाएंगे, इसको यहाँ से हटाएं पहले, तो ये जो रेडिएशन जब अर्थ पे आती है तो अर्थ के सरफेस पर आते आते ये नियरली पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर ये पैरेलल बीम में है
तो आपको यहाँ पर एरिया ऑफ बीम चाहिए, एरिया ऑफ दैट पैरेलल बीम, और हमारे इस पैरेलल बीम का एरिया कितना है? अगर ये लगभग पैरेलल लाइन है, ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन है तीनों, तो इस बीम का एरिया इसके परपेंडिकुलर वाला एरिया होगा, और इसके परपेंडिकुलर एरिया का मतलब अर्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अर्थ का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे तो वो यहाँ पर पाई आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, देखा है स्टूडेंट्स की मिस्टेक है, वो यहाँ पर 2 पाई आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, वो 2 पाई आर ई स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो रेडिएशन है वो आधे मतलब हाफ ऑफ स्फीयर पे गिर रही है, तो आधे स्फीयर का एरिया रखते हैं, हाफ स्फीयर का एरिया 2 पाई आर ई स्क्वायर। कई जगह पर मिस्टेक होती है, जबकि एक्चुअल में लॉ क्या कहता है कि एरिया शुड बी ऑफ दैट बीम व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वैसे तो ये बीम थ्योरेटिकली पूरी रेडियल है, बट बहुत दूर जाने पर ये पैरेलल बीम हो जाती है, इसलिए हम पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर वाला एरिया लेंगे, और पैरेलल बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एरिया है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर ई स्क्वायर। कितनी एनर्जी 1 सेकंड के अंदर अर्थ पर आ रही है सोलर रेडिएशन से? कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। सर इसमें जो इंटेंसिटी है वो अर्थ के सेंटर पर वाली निकालनी है या फिर जो उसके सरफेस पे होगी, अगर मतलब बहुत बड़ा प्लेनेट कोई हुआ तो? नहीं, तब तो ये रेडियल प्रॉब्लम है। अगर ये देखिए पैरेलल बीम होती है, पैरेलल बीम की इंटेंसिटी जो यूनिट पर होती है तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ये कह रहे हो कि इंटेंसिटी सेंटर पर या फिर इंटेंसिटी यहाँ पर, ये कह रहे हो सरफेस या यस सेंटर, सर। बट इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ, वो ऑर्बिट के रेडियस से कंपेयर में एक नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। तो चाहे आप यहाँ की इंटेंसिटी निकालिए चाहे सेंटर की निकालिए, सेम ही आती है, यस सर। ऑलमोस्ट सेम आती है, ऑलमोस्ट सेम आती है। मगर इसीलिए आर का मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अच्छा, अब मतलब कि ये सभी प्लैनेट्स के साथ होगा, तो जो सोलर रेडिएशन है वो सोलर रेडिएशन अर्थ वाली प्लैनेट पर आई, और इतनी एनर्जी 1 सेकंड में अर्थ के ऊपर स्ट्राइक करनी है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में। ये एनर्जी अर्थ पर 1 सेकंड में स्ट्राइक हुई। क्या हमारा अर्थ इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है? जो भी सोलर रेडिएशन से क्या वो हम 100% अर्थ को एब्जॉर्ब करता है? कुछ पहले शायद आपने कुछ पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ऐसा भी कहा जाता है कि मतलब कि अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है, और वो ओजोन लेयर सन की जो रेडिएशन है उसको कुछ ब्लॉक कर देता है, मतलब पूरी तरीके से अर्थ तक नहीं होता। बट अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जाए, मतलब हमने क्या माना है कि सोलर रेडिएशन 100% अर्थ पे आ रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली अर्थ के चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है जो ओजोन लेयर सोलर रेडिएशन के कुछ परसेंटेज को कट कर देता है। तो अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि सपोज 30% ऑफ सोलर रेडिएशन आर कट बाय द ओजोन लेयर, तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर आपको अगर 30% कट कर दिया गया है तो इसका मतलब 70% ही आएगा, 0.7 और मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा कुछ भी करके कहा जाए तो। उसके अलावा आगे के लिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारा अर्थ एक आइडियल एब्जॉर्बर है, जितनी भी सोलर रेडिएशन आई है वो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। बट इस आर्गुमेंट के हिसाब से अगर अर्थ सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता ही रहेगा तो अर्थ का टेम्परेचर परमानेंटली बढ़ता रहेगा। सपोज टेम्परेचर ऑफ अर्थ TE है
और अगर हम ये मानते हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन कांस्टेंट, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, मतलब अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने की नेसेसरी कंडीशंस, जबकि ये परमानेंटली सोलर रेडिएशंस को रिसीव कर रहा है, उसके बावजूद अगर हम ये कहते हैं कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जिस रेट पर सोलर रेडिएशंस आप रिसीव कर रहे हैं उसी रेट पर आप खुद की रेडिएशंस एमिट करो, अपनी खुद की रेडिएशंस बाहर एमिट करनी पड़ेगी, जितना एनर्जी आए एनर्जी एमिट कर दिया जाए इन द फॉर्म ऑफ थर्मल रेडिएशन। ऐसे में एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जब क्वेश्चन कहता है कि अर्थ जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्टेज में है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज का मतलब ये जो एनर्जी हमने रिसीव की है सोलर रेडिएशन के फॉर्म में, यानी कि सिग्मा RS स्क्वायर TS4 डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर और इनटू पाई RE स्क्वायर, ये जो रिसीव किया है ये चीज इक्वल होनी चाहिए, और किसके इक्वल होनी चाहिए, तो इक्वल टू जितना रेडिएशन अर्थ करेगा वो स्टीफन लॉ के हिसाब से सिग्मा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ 4 पाई RE स्क्वायर एंड टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू द पावर 4, इनको इक्वेट करके आप इक्विलिब्रियम की एनालिसिस, तो इसके पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार इनके पर क्वेश्चन देते हैं, आप एक बार पूरा रिव्यू कर लो और उसको कहां पर दिक्कत है बताओ, पूरा रिव्यू करके हमने दो एग्जांपल माने, दो एग्जांपल ये माने कि सोलर रेडिएशन 100% पेनिट्रेट करके अर्थ पे गई थी और वो 100% एब्जॉर्ब भी हुई, ये दो एग्जांपल माने हैं। और प्लस ये भी है माना जा रहा है काफी कुछ एग्जांपल्स है, बाकी सब कुछ कंसीडर करने के पॉसिबल नहीं है, हम ये भी मान के चले कि हमारा और किसी प्लैनेट की रेडिएशन को रिसीव नहीं करता है, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा, इससे ऐसा तो है कि खाली सोलर रेडिएशन ही नहीं और भी रेडिएशन इसके पर स्ट्राइक करती है, वो सारे फैक्टर अवेलेबल होती है इस क्वेश्चन में। यस सर। अच्छा, अब एक पॉइंट और है, वो करेक्शन अपने आप कर लीजिए, 70% सोलर रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर 70% ये पॉइंट से है, और अगर मैं कहूँ कि उसमें से भी 60% भी एब्जॉर्ब होगा, एक तो सोलर रेडिएशन का 70% गया, उसमें से जो गया उसमें से भी 60% एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ, तो यहाँ पर दो फैक्टर मल्टीप्लाई करें, एक 0.7 और उस 0.7 का भी 60%, 0.7 0.6, वो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए तो ना लिखा जाए तो 100% मान लीजिए। एक और पॉइंट बताया जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो समझो, एक डेफिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, वो डेफिनेशन होती है एमिसिव पावर की, तो एमिसिव पावर कैपिटल ई या स्मॉल ई, ये क्या होता है, दूसरा एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर ए, इसको स्मॉल ई से ही डिनोट कर देते हैं, तीसरा एक टर्म होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, उसको ई लैम्डा से डिनोट करते हैं,
है ना। क्या और ये सब क्या होते हैं, और इसके अलावा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं एमिसिविटी। तो एक एक करके इनको समझा देते हैं पहले क्या होगा, क्योंकि टर्म्स क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एमिसिव पावर, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो एमिसिव पावर है, जो सिंपली स्टीफन लॉ के हिसाब से ई सिग्मा एरिया एंड टेम्परेचर टू द पावर 4। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा डेफिनेशन में और नाम से कुछ कंफ्यूजन होता है। मतलब जो लिखा तो ये गया है एमिसिव पावर, स्टीफन लॉ कहता है कि इतनी एनर्जी एमिट होती है बाय द सरफेस एरिया ऑफ कैपिटल ए, बट इसकी जो डेफिनेशन बुक्स में दी गई है वो डेफिनेशन इंटेंसिटी वाली दी गई। मतलब कि एमिसिव पावर इज द एनर्जी एमिटेड, मतलब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो अल्टीमेटली ये चला जाएगा इसमें से सिग्मा टी टू द पावर 4। मतलब कायदे से इसको कहना चाहिए था इंटेंसिटी, बट बोला जाता है पावर, तो ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। बट जैसा डिफाइन किया गया वैसे ही मान के चलेंगे। एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको डिफाइन किया गया है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो कि एक बॉडी एब्जॉर्ब करती है आउट ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। मतलब अगर किसी बॉडी में हमने मान लिया 400 कैलोरी या 400 जूल हीट स्ट्राइक कराई, और उसमें से उसने 150 जूल एब्जॉर्ब किया, 200 जूल उसने रिफ्लेक्ट किया, और बाकी का 50 जूल ट्रांसमिट कर दिया। 3 बेसिक फिनोमिना हो सकते हैं। तो एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, मतलब 150 डिवाइडेड बाय 400, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी, इसी को कहा जाता है एब्जॉर्प्टिव पावर ए। एब्जॉर्प्टिविटी भी कह सकते हो इसको, कहीं कहीं पर ये भी कहा गया एब्जॉर्प्टिविटी, अलग अलग नाम है। सेम वे ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल, यानी कि 50 बाई 400, उसको स्मॉल टी, ट्रांसमिटिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, एंड दिस 200 बाई 400 रिफ्लेक्टिविटी, स्मॉल आर। तो ये टर्म्स न्यूमेरिकल्स में कभी कभी प्रॉब्लम कर देते हैं। एब्जॉर्प्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर। हटा दें इसको, डेफिनेशन ही है तो हटा देते हैं इसको। यस सर। ठीक है, और बात है स्पेक्ट्रल एनर्जी पावर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पार्ट। देखिए, ऐसा कहते हैं कि कोई बॉडी है, अगर मान ली, पहले समझ लो स्पेक्ट्रल एनर्जी पावर क्या है, हम ऐसे समझाते हैं आपको। मान लो कोई बॉडी और उस बॉडी पर हमने रेड कलर की वेव डाली, उस बॉडी पर हमने येलो लाइट भी डाली, उस बॉडी पर हमने ग्रीन लाइट भी डाली, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग रिस्पॉन्ड करते हैं। सपोज दैट बॉडी रेड कलर को 80% एब्जॉर्ब करता है, 20% रिफ्लेक्ट करता है, मान लेते हैं।
हो सकता है कि वो बॉडी येलो कलर को, मतलब रेड वाले के लिए तो ये हो गया, हो सकता है कि फॉर द येलो कलर वो 100% रिफ्लेक्ट कर दे, एंड हो सकता है कि फॉर द ग्रीन कलर 60% रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ इस तरीके से 10% एब्जॉर्ब करे इसका। मतलब एक ऑब्जेक्ट अलग अलग वेव के अलग अलग परसेंटेज एब्जॉर्ब करती है, अलग अलग वेव के अलग अलग परसेंटेज रिफ्लेक्ट करती है, अलग अलग वेव के अलग अलग परसेंटेज से ट्रांसमिट करती है। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके हिसाब से एक तो ये एब्जॉर्ब करने का फिनोमेना होता है। तो अगर आप पूछें कि रेड कलर के रिस्पेक्ट में अगर ये डेफिनेशन लगाइएगा, एब्जॉर्प्टिव पावर एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय इंसिडेंट, अगर रेड कलर के लिए 80% एब्जॉर्ब किया तो हम ये कहेंगे कि 0.8 इज एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर रेड कलर। अगर ग्रीन के लिए 10% एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 0.1 इज एब्जॉर्प्टिव पावर फॉर ग्रीन। मतलब कि आप एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिविटी बता रहे हो, और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए जब एब्जॉर्प्टिविटी बताएंगे तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। सिर्फ नाम जानना है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लीजिएगा। स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर इज सिंपली द एब्जॉर्प्टिविटी फॉर अ स्पेसिफिक वेवलेंथ। और इन तीनों का मिला करके ओवरऑल मान लीजिए 40% एब्जॉर्ब हुआ, 40% एब्जॉर्ब किया हमने मान लो टोटल में, तो 0.4 इज द एब्जॉर्प्टिविटी फॉर टोटल। ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है। मतलब जब सिर्फ एब्जॉर्प्टिव पावर लिखा हो तो मतलब होता है कि टोटल का कितना एब्जॉर्ब करते हैं, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर की बात करेंगे तो स्पेसिफिक वेवलेंथ का कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बताना पड़ता है। ऐसे ही एमिसिव पावर में टोटल कितनी एनर्जी एमिट की गई है पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो हमारा एमिसिव पावर है। और टोटल कितनी एनर्जी एमिट की गई है पर सेकंड पर यूनिट एरिया फॉर ए स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो कहलाती है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। ये टोटल के लिए है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है, ऐसे ही ये टोटल के लिए है, और स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए है। चार ये डेफिनेशंस हो गई। और एमिसिविटी, इन चारों में कोई दिक्कत है? इन चारों के डेफिनेशंस में नो सर। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टर्म्स की वजह से भी प्रॉब्लम गलत हो कोई। एमिसिविटी, और एक रिलेशन चलता है एमिसिव पावर में और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के बीच एक रिलेशन चलता है, और वो रिलेशन होता है E = इंटीग्रल ऑफ E लैम्डा इनटू D लैम्डा, जिसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये 0 से इनफाइनाइट तक के लिए इंटीग्रेट करते हैं। ये थोड़ा सा याद करने वाला पॉइंट है, तो इसलिए अब आप याद करो। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का और टेम्परेचर का एक ग्राफ होता है कुछ ऐसा, E लैम्डा वर्सेस लैम्डा का एक ग्राफ। कई बार बुक्स में आप देखोगे कुछ ऐसा ग्राफ होता है, पहले राइज करता है और फिर ये फॉल करता है। तो जहां पर इसकी पीक वैल्यू आती है, जहां पर ग्राफ की हाईएस्ट वैल्यू मिल रही होगी, ये वो टेम्परेचर है जो वीन्स लॉ से कैलकुलेट होता है, यानी कि B डिवाइडेड बाय कैपिटल T। सॉरी, ये लैम्डा के साथ ग्राफ है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर वर्सेस लैम्डा का ग्राफ। तो B/T इज द वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम एमिशन। हाँ, तो ये वीन्स लॉ से आ रहा है, और ये पूरा ग्राफ एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर है किसी। इसको इग्नोर ना करना, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे जेईई एडवांस तक के पूछे गए। एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलस लगाइएगा। E लैम्डा D लैम्डा इज एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ग्राफ।
E lambda versus lambda graph का area that is defined as total mg power, and total mg power is sigma into temperature to the power 4. So the total area under curve is sigma and temperature to the power 4. उसके अलावा एक और पॉइंट है जो अगेन विदाउट प्रूफ है, क्योंकि सिलेबस में साफ लिखा गया है कि क्वालिटेटिवली पढ़ना है, क्वांटिटेटिवली नहीं पढ़ना आपको, मतलब प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सर मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी उसकी। जो ये हाईएस्ट वैल्यू है, मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि दिस इज सम कांस्टेंट एंड द फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, कांस्टेंट इनटू फिफ्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एरिया अंडर कर्व फोर्थ पावर पे डिपेंडेंट है, जहां पर पीक वैल्यू है वो वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो पीक वैल्यू है वो टेम्परेचर के फिफ्थ पावर पे डिपेंडेंट है। ये तीन बातें याद रखिएगा। मैक्सिमम वैल्यू प्रोपोर्शनल टू फिफ्थ पावर, द मैक्सिमम वैल्यू इज एट अ वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड द टोटल एरिया अंडर ग्राफ फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम ग्राफ प्लॉट करें एट डबल टेम्परेचर, सपोज दैट सेम ग्राफ की प्लॉटिंग की जाए डबल टेम्परेचर पे, तो कैसा ग्राफ आएगा? सेम ग्राफ प्लॉटेड एट डबल टेम्परेचर, क्या क्या फर्क आ जाएगा इस ग्राफ में? तो एट डबल टेम्परेचर सबसे पहले जिस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमा आना था, जिस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पर मैक्सिमम मिलना था, डबल टेम्परेचर करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हाफ हो जाएगा, यानी कि जो नया ग्राफ होगा उस नए ग्राफ का मैक्सिमा पहले वाले ग्राफ के मैक्सिमा के रिस्पेक्ट में हाफ कोऑर्डिनेट पर आ जाएगा। उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्राफ की, क्योंकि वो फिफ्थ पावर पे डिपेंडेंट है, तो दिस मैक्सिमम वैल्यू विल बी 32 टाइम्स लार्जर ऑफ दिस मैक्सिमम वैल्यू। प्रीवियस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू से 32 टाइम्स बड़ी मैक्सिमम वैल्यू आई। ये दूसरा चेंज आएगा। और टोटल एरिया ऑफ द ग्राफ, बिकॉज वो फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डबल करते जा रहे हो, फोर्थ पावर मतलब 16, यानी एक नया ग्राफ बनेगा और सिर्फ यही तीन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। इसका जो न्यू एरिया है that is 16 times of previous area. The new maxima is 32 times of previous maxima. The new maxima is at a half wavelength of the previous coordinate where the maxima was. ये पूरा ग्राफ अगर हमारा टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, यानी कि टेम्परेचर को 2 टाइम्स ऑफ T लिखा जाए, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। और क्योंकि ये आसान क्वेश्चन, तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई कैलकुलेशन तो है। एमएजीवीटी बच गया। एमएजीवीटी क्या होती है? तो एमएजीवीटी में समझ लेते हैं क्या होती है। सपोज दैट हमारे पास कोई एक ब्लैक बॉडी है और उसका अपना कोई टेम्परेचर कैपिटल T है और वो रेडिएशंस बाहर निकालती है, एंड सपोज दैट, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे रैंडम एग्जांपल, कि सपोज दैट वो 400 जूल पर सेकंड एमिट करता है। टेम्परेचर को भी कुछ स्पेसिफाई कर लेते हैं, 300 केल्विन। उसी टेम्परेचर 300 केल्विन पर हमारे पास कोई एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है
जो कि ब्लैक बॉडी नहीं आता, एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट सेम एरिया का, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, मतलब सब कुछ आइडेंटिकल कंडीशंस में है, सिर्फ सरफेसेस की नेचर में फर्क है। यहाँ पर ब्लैक पॉलिशिंग की गई है, ब्लैक कलर से पेंट किया गया है इसको, तो ये ब्लैक बॉडी बन रहा, और सपोज यहाँ पर रेड कलर से पेंट किया गया है तो ये रेड बॉडी बन गई। तो ब्लैक बॉडी और एक नॉर्मल बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है सरफेस ब्लैक होना चाहिए उसका, अंदर से वो चाहे जैसा भी हो। नॉर्मल बॉडी की सरफेस ब्लैक नहीं होगी। सब कुछ आइडेंटिकल कंडीशंस में। ये वाली बॉडी मान लो रेडिएशन देती है आपको 300 जूल पर सेकेंड। तो ये जो रेशियो बनेगा इनका 300/400 यानी कि 3/4, ये इस नॉर्मल बॉडी की एमिसिविटी कहलाएगी, एमिसिविटी ऑफ नॉर्मल बॉडी। It is simply the ratio of radiations by a normal object to the black body under identical conditions of temperature and area. Radiation by normal object to the radiation by black body. और जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन है ये स्टीफन लॉ से आता है। इसके लिए लिखते हो सिग्मा ए टेम्परेचर टू दी पावर 4। नॉर्मल बॉडी में स्टीफन लॉ नहीं लगा सकते? नॉर्मल बॉडी में एक्चुअली जो रेडिएशन आती है ना, वो सिग्मा ए टेम्परेचर टू दी पावर 4 के साथ एक मल्टीप्लीकेशन करना होता है, इससे कम आता है ना, तो यहीं पर एमिसिविटी मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर एमिसिविटी को भी हम स्मॉल ई से लिख दें तो जो बॉडी की एमिसिविटी होगी वो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको कि द बॉडी हैज दिस मच एमिसिविटी। ठीक है, तो यहां तक हमारा सब कुछ तैयार हो गया। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो लास्ट पॉइंट पर आइए बच्चा, वो है कूलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने सारे टर्म्स डिफाइन कर लिए हैं, अब देखते हैं। देखिए, हीट ट्रांसफर बेसिकली जो आपका टॉपिक है, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। सबसे पहले पहला केस, सपोज मेरा ऑब्जेक्ट वैक्यूम के अंदर, ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम, फ्री स्पेस। क्या होगा कंडीशन यार, अगर एरिया ए मान लें और टेम्परेचर को टी मान लें और वैक्यूम है, मतलब बाहर कोई मटेरियल नहीं है, तो सिर्फ सिंगल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कैन बी रेडिएशन। यानी कि ये हीट लॉस करेगा, द बॉडी विल लूज, हीट लूजेस, और जो रेट होगा उसका यानी कि dQ/dt विल बी माइनस, क्योंकि लॉस हो रहा है। एमिसिविटी अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ब्लैक बॉडी होगा तो इसको 1 मान लेते हैं, एमिसिविटी को 1 इंटू सरफेस एरिया इंटू सिग्मा एंड टेम्परेचर टू दी पावर 4। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वैक्यूम में है और वो लगातार हीट लॉस कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। हम अगर ये माने कि इफ टेम्परेचर at time t equal to 0 is T naught and the temperature at some time t equals to T is capital T, तो कैपिटल T को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद क्या टेम्परेचर होगा, और इंफॉर्मेशन में इसका मास गिवन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है। तो आपको सिर्फ ये लॉ ध्यान रखना है, ओनली दिस लॉ। सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो, dQ/dt according to the law, dQ/dt is minus E sigma A T to the power 4। कैलोरीमेट्री कहता है, कैलोरीमेट्री में Q is written as mass, specific heat and temperature। कैलोरीमेट्री
Q equals to mass specific heat temperature. इसके आगे कैलकुलस लगाएंगे, m into s को उस तरफ लेके जाएंगे और रिजल्ट कुछ ये बन जाएगा, d कैपिटल T, d ऑफ कैपिटल T और ये t टू द पावर 4 को नीचे लाएंगे इक्वल्स टू माइनस E सिग्मा A, यहां से m into s को नीचे लेके जाएंगे और यहां से dt इंटीग्रेट करेंगे टाइम 0 पर टेम्परेचर T नॉट और T टाइम के बाद टेम्परेचर कैपिटल T। इसके आगे का वर्किंग आप खुद कर लो, इसके आगे की वर्किंग आप अपने लेवल पे कर लीजिए, तो टेम्परेचर टाइम रिलेशन आ जाए। एंड थोड़ा सा क्विकली बता दो, अगर चीजें समझ आई हो तो आगे बढ़ते जाए। टेम्परेचर टाइम रिलेशन, ठीक, राइट। मतलब इसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो एक तरीके से थियोरेटिकल चैप्टर था, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रहे थे। अब आप न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ गए। थर्मल रेडिएशन के न्यूमेरिकल्स इस तरीके से होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर वगैरह दिया जाए और टी टाइम बाद क्या टेम्परेचर होगा ये पूछा जाए। तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो क्यों रहा है? टेम्परेचर का वेरिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वैक्यूम के अंदर होगा तो लगातार हीट रेडिएट करता रहेगा, एनर्जी बाहर जाती रहेगी, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। मैथमेटिकल वर्किंग ये है इसकी। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक बॉडी दिया जाएगा तो E इक्वल टू 1, स्मॉल e जिसको एमिसिविटी कह रहे हैं उसको 1। नाउ दूसरा केस होता है, फर्स्ट केस ये है। सेकंड केस, ऑब्जेक्ट वैक्यूम में ना होकर के ऑब्जेक्ट इन अ बॉक्स टाइप का मान लीजिए सपोज, और मे बी इन अ सराउंडिंग। मतलब इसमें ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक बॉक्स टाइप की चीज है या सराउंडिंग टाइप की चीज है, उसका टेम्परेचर हमारा Ts है, S फॉर सराउंडिंग, और B कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए, TB, B फॉर द बॉक्स, और उसके अंदर हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा है। और इसका टेम्परेचर T नॉट मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट में दो फिनोमेना होते हैं, एक तो इससे हीट बाहर जाती है और दूसरी बॉक्स वाली हीट इसके पास आती है। दोनों बातें होती है, मतलब हीट बाहर जाती भी है और हीट अंदर आती भी है। बॉक्स जो रेडिएट करेगा वो इसके पास आएगा और ये जो रेडिएट करेगा ये बाहर जाएगा। तो ऐसे में dq by dt जब लिखते हैं, ध्यान देना इसको, dq by dt फॉर दिस ऑब्जेक्ट, जो इससे बाहर जा रहा है वो माइनस में होगा, E सिग्मा A, और इसका अपना टेम्परेचर टू द पावर 4। लेकिन कहीं और से हीट आ भी रही है, जा रही है तो आ भी रही है, तो आने वाली हीट प्लस में लिखेंगे, प्लस E सिग्मा A, और आने वाली हीट बॉक्स के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी कि TB टू द पावर 4। ये एक स्टैंडर्ड लॉ है, इसको ध्यान दीजिए, dq by dt ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर ये समझ आ जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं बनता, इसके बाद सब आसान हो जाता है। वैक्यूम में सेकंड टर्म नहीं आता क्योंकि कुछ है नहीं, और अगर बॉक्स है या सराउंडिंग है तो हमारा सेकंड टर्म भी आएगा। dq by dt का ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। जाने वाली हीट माइनस में, आने वाली हीट प्लस में। ये लॉ है, इसलिए इसमें कोई वेरिएशन नहीं करोगे, अपने मन से कुछ भी मत करना आप, ये स्टैंडर्ड लॉ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो देखिए। सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट
ब्रैकेट में उसका मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट टेम्परेचर T नॉट at time t equal to 0 is placed in a surrounding and surrounding का टेम्परेचर आपको Ts कहा जा रहा है, such that object temperature is more than the surrounding temperature. Find the temperature of object. Find the temperature of object after t seconds, assuming दो assumptions है. First, surrounding temperature is constant, और second, difference of temperature between the object and surrounding is very less. इन दो assumptions पे सॉल्व करना है आपको कि सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के बीच बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है. ये एक प्रॉब्लम आई. अब इसका सॉल्यूशन देखिए. तो ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग दोनों चीजें हैं. सराउंडिंग है, वैक्यूम नहीं है. तो सबसे पहले आप लिखो dq by dt, और जो लॉ है उसके हिसाब से माइनस ई सिग्मा ए, जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4 एंड प्लस ई सिग्मा ए और सराउंडिंग का टेम्परेचर टू दी पावर 4. ये दो टर्म्स आएंगी. यस सर. ठीक. इसमें कैपिटल टी जो है वो ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर. वह जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर फंक्शन ऑफ टाइम है तो यहां पर कैपिटल टी उस ऑब्जेक्ट का किसी जनरलाइज टाइम पर एक टेम्परेचर होगा. और फिर कैलोरीमेट्री में सिर्फ ये स्टेटमेंट रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करिएगा इसको. कैपिटल क्यू को कैलोरीमेट्री के अंदर मास, स्पेसिफिक हीट एंड द इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर, मास, स्पेसिफिक हीट, इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर. जब ये सब कुछ करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर बचेगा डी ऑफ कैपिटल टी अपॉन डी ऑफ स्मॉल टी. राइट हैंड साइड पर बचेगा माइनस ई सिग्मा ए अपॉन एम एस. इधर वाला एम एस उधर चला जाएगा. और देखना इसके बाद क्या बचेगा आपके पास राइट हैंड साइड पर. जब माइनस कॉमन कर देंगे तो राइट हैंड साइड बचेगा t टू दी पावर 4 माइनस ts टू दी पावर 4. ओके करेंगे, ठीक है ये चीज. t टू दी पावर 4 माइनस ts टू दी पावर. यस सर. अब एक स्टेप करना, यहां पर लगाओ प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की. t टू दी पावर 4 माइनस ts टू दी पावर 4. मैं यही पर लिख रहा हूं, स्पेस कम है तो मैं इसको लिख सकता हूं टी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर, टी प्लस टीएस और टी माइनस टीएस. एक बार आप देख लो ये सही है कि तो जो फोर्थ पावर्स थी उनको ऐसे भी लिख सकते हैं. यस सर. ठीक है, ये भी सही है. ओके आगे देखिए. पहला एजम्पशन टीएस कांस्टेंट. दूसरा एजम्पशन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग इज वेरी लेस. मतलब जो ऑब्जेक्ट टेम्परेचर है और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. ये क्वेश्चन कह रहा है आपको. यानी टी और टीएस लगभग सेम वैल्यूज, ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज. तो सेकंड एजम्पशन के हिसाब से टी स्क्वायर प्लस टीएस स्क्वायर को हम नियरली 2 टाइम्स ऑफ टीएस स्क्वायर कह देते हैं. फिर जब इसमें और इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं तो ये दोनों लगभग बराबर मान लेते हैं और ये वैल्यू भी 2 टीएस मान सकते हैं. यहां तक ठीक है? यस सर. अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि फिर यहां पर 0 मान लें.
कुछ ये सोचते हैं कि जब ये दोनों लगभग बराबर है तो आप इसको जीरो भी तो मान सकते हो, वो गलत है। टी माइनस टी एस में अगर ये दोनों काफी लगभग बराबर है बट एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो सपोज टी एस हमारा 300 है और सपोज कैपिटल टी 300.1 है, तो 300.1 माइनस 300, कई सारे लोग इसको जीरो मान लेते हैं, जबकि एक्चुअली क्या होगा, ये 300.1 माइनस 300 इज 0.1। इसको मैं 0.1 प्लस जीरो भी कह सकता हूं। क्या इसको जीरो लिखना सही कंसेप्ट है? अगर हम इसको जीरो लिख रहे हैं तो जानते हो हम क्या कर रहे हैं? हम छोटे नंबर को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़े नंबर को इग्नोर कर रहे हैं। 0.1 जीरो से बड़ा है, मतलब इसको आप जीरो नहीं कह सकते। देखिए t प्लस टीएस में क्या दिक्कत है, t प्लस टीएस जब आता है तो 300.1 and plus 300. Now you can write it 600 plus 0.1. So here 0.1 can be ignored. 0.1 को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसको 600 के साथ कंपेयर हो रहा है। यहाँ 0.1 का कंपैरिजन जीरो से हो रहा है, तो बड़े नंबर के सामने 0.1 इग्नोर हो जाएगा, लेकिन जीरो के सामने 0.1 इग्नोर नहीं होगा, बिकॉज जीरो से तो बड़ा यही है। तो इसका आंसर आप 0.1 रखेंगे। बात समझ में आई है कि कहां पर कौन सा अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा है? यस सर। तो जो प्लस वाले हैं, प्लस वालों में तो हमने ये कर दिया, लेकिन माइनस में नहीं करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, 2ts स्क्वायर और 2ts मिल जाएंगे, तो ये दोनों टर्म हटा देते हैं और ये बन जाते हैं, मतलब टोटल वैल्यू जो बनेगी अगर आप लोग कॉपी कर रहे होगे तो -4e सिग्मा a अपॉन ns, यहाँ पर ts क्यूब और बाद में यहाँ t माइनस ts। चेक कर लो फिर बताते हैं आगे। यस सर। ना क्या बना, d by dt of capital T, where capital T is the temperature of object, rate of change of temperature of object, rate of change of temperature of object, और T minus Ts object और surrounding का temperature difference, the rate of change of object temperature proportional to the difference between the temperature of object and surrounding, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। ये स्टेटमेंट ही कह रहा था आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और ये पूरा टर्म जो 4e सिग्मा a ts क्यूब बाई ms पूरा देख रहे हो, इसको नॉर्मली लैम्डा के सिंबल से डिनोट करते हैं एंड कूलिंग कांस्टेंट का नाम देते हैं। लैम्डा मीन्स कूलिंग कांस्टेंट। सो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी when placed in the surrounding, whenever the body is placed in the surrounding, the rate of change of its temperature proportional to the difference of temperature. यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं, तो वो भी एक बार देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हम करेंगे, लेकिन अभी बीच के स्टेप्स पर भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्मॉल स्फीयर और एक बड़े स्फीयर को आप लिख लो क्योंकि जगह मेरे पास कम है। एक स्मॉल स्फीयर है और एक लार्ज स्फीयर है, बिग स्फीयर स्मॉल स्फीयर, और आइडेंटिकल मटेरियल से बने हैं। स्मॉल स्फीयर एंड अ लार्ज स्फीयर, सेम मटेरियल एंड दे आर एट सेम टेम्परेचर्स। छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर एंड सेम सराउंडिंग। Which object
will cool at a faster rate? Which object will cool at a faster rate? छोटे स्फीयर में जल्दी कूलिंग होगी या बड़े स्फीयर में जल्दी कूलिंग होगी? अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, सराउंडिंग भी सेम है, उनका मटेरियल भी सेम है, इसको यूज करो। जिसका dt बाई dt ज्यादा होगा वो जल्दी कूल करेगा, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा रेट पर बदलेगा वो जल्दी कूल करेगा। अब ये चीज किसके लिए ज्यादा होगी देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा स्फीयर और बड़ा स्फीयर सेम टेम्परेचर पे और सेम सराउंडिंग में हो, तो T माइनस TS ये फैक्टर दोनों के लिए सेम हो गया। सेम टेम्परेचर सेम सराउंडिंग, ये फैक्टर सेम हो गया। सेम मटेरियल से बने हैं, तो एमिसिविटी और स्पेसिफिक हीट ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, ये दोनों सेम हो गए। बट क्योंकि साइज का फर्क है, एक छोटा एक बड़ा, तो एरिया में डिफरेंस होगा और मास में डिफरेंस होगा। एरिया 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर के केस में 4 पाई आर स्क्वायर, और मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम में आर क्यूब आएगा, मतलब यहां पर आर स्क्वायर बनेगा, नीचे आर क्यूब आएगा, इन्हें कुल मिलाकर के यहां पर 1/r का टर्म आएगा। 1/r मतलब कि रेडियस डिनोमिनेटर में आएगी। जब रेडियस डिनोमिनेटर में आएगा तो जो बड़ा रेडियस है उसके लिए ये वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब कि बड़ा स्फीयर स्लो रेट पे कूल होगा और छोटा स्फीयर फास्ट रेट पे कूल होगा। ये इसका आंसर बनेगा। स्मॉलर स्फीयर विल कूल एट अ फास्टर रेट एंड बिगर वन एट अ स्लोअर रेट। पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, दूसरा क्वेश्चन सुनो। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? A sphere and a cube. Second question. Sphere and cube of same material. Sphere, cube, same material, same mass, same temperature, same surrounding, सब कुछ same. Which will cool at a faster rate? Which object will cool at a faster rate? Sphere ज्यादा cool करेगा या फिर cube? मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग सेम है, सारी कंडीशन सेम है, बस फर्क है कि ज्योमेट्रिकली वो अलग है, एक स्फेरिकल ज्योमेट्री है और एक क्यूबिकल ज्योमेट्री है। तो किस तरीके से ज्योमेट्री का रोल है यहाँ पर। मैथ की एक थ्योरम है जिसमें ये कहा जाता है कि फॉर अ गिवन अ वॉल्यूम द मिनिमम सरफेस एरिया इज फॉर द स्फीयर। थ्योरम मैथ्स में है, अगर सेम वॉल्यूम के कई सारे ऑब्जेक्ट हो तो सबसे कम एरिया आता है स्फीयर में। तो क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं और सेम मटेरियल के हैं, मतलब डेंसिटी भी सेम होगी, मास भी सेम है, तो इनका वॉल्यूम सेम होगा। सेम वॉल्यूम पर स्फीयर वाली बॉडी का एरिया सबसे कम होता है, और जिसका एरिया सबसे कम होगा उसका dt बाई dt भी कम होगा, मतलब कि वो धीरे धीरे कूल होगा। तो स्फीयर की कूलिंग स्लो होगी और क्यूब की कूलिंग फास्ट होगी। ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। दूसरा मास वाला टर्म नहीं देखेंगे। मास सेम बोला है ना, दोनों का सेम मास दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था कि दोनों के सेम मास है। तो ये आपको बता दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो यहाँ पर आपको चेक करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि ये चीज आपको कितनी क्लियर है। आगे और आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमारे पास इक्वेशन तैयार है ना। अब आगे देखिए क्या कर सकते हैं। डी ऑफ कैपिटल टी, ये चीज, और ये टी माइनस टी एस को नीचे लाइए अपॉन टी माइनस टी एस इक्वल टू माइनस
इसको हम लैम्डा रखते हैं, मतलब ये पूरा टर्म लैम्डा है और इंटू dt, और फिर लिमिट्स लगा देंगे टाइम को 0 से t तक, और यहाँ पर टेम्परेचर इनिशियल वैल्यू T0 से बाद वाली वैल्यू t तक, और एंड रेस्ट इंटीग्रेशन वगैरह करके आंसर आ जाएगा। मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। ये आता है नेचुरल लॉग t माइनस टी एस डिवाइडेड बाय t माइनस टी नॉट इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी। ठीक है, बोल रहे हो इसके आगे और इतना सफिशियंट है वैसे। नेचुरल लॉग टी माइनस टी एस अपॉन टी माइनस टी नॉट बराबर माइनस लैम्डा टी। बोलो भाई, ठीक हो तो आगे बढ़ जाएगा। यस सर। ठीक। और चाहे मतलब वो आप अब जितनी मैथ आती होगी ना, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं टी माइनस टी एस हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया ये सर टी टी नॉट नॉट, हाँ वो गड़बड़ हो गया, टी नॉट माइनस टी एस, मतलब टी माइनस टी एस बराबर टी नॉट माइनस टी एस और ई रेज टू दी पावर माइनस लैम्डा टी। तो सेम रिजल्ट अलग तरीके से देख सकते हैं, और इस हिसाब से ग्राफ देखें अगर, तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में ग्राफ, ओरिजिनल टेम्परेचर टी नॉट था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, एंड फाइनली ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो सराउंडिंग से मैच कर जाएगा, तो फाइनली ये टीएस आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टेम्परेचर टी नॉट से चलेगा और बाद में सराउंडिंग के बराबर जब हो जाएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगी, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो डी क्यू बाई डी टी जीरो हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गए, वैल्यू जीरो हो गई, आगे टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाएगा। कूलिंग कर्व बोलते हैं इसको, कूलिंग कर्व। और लैम्डा जितना ज्यादा होगा ये कर्व उतना स्टीप होगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम दो ग्राफ बना दें आपको, और एक का कूलिंग कांस्टेंट लैम्डा 1 है और दूसरे का कूलिंग कांस्टेंट लैम्डा 2 है, तो जितना तेजी से आप नीचे आ रहे हो, जितना जल्दी नीचे आ जाओगे, वो लैम्डा ज्यादा है, लैम्डा 2 इज मोर देन लैम्डा 1। और लैम्डा 2 जो ज्यादा है वो किसी भी फैक्टर की वजह से ज्यादा हो सकता है एरिया की वजह से ज्यादा हो सकता है मास की वजह से ज्यादा हो सकता है एमिसिविटी की वजह से ज्यादा हो। बट ध्यान रखिएगा, जितना फास्ट नीचे जा रहे हैं लैम्डा उतना ज्यादा है। अब ना इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसको क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है इस प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन ये कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट सपोज 60 डिग्री सेल्सियस cools to 55 डिग्री सेल्सियस in 4 minutes when in surrounding of suppose 30 degree Celsius. Find object temperature
आफ्टर नेक्स्ट 4 minutes. और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है यहां पर, ये मान के चलिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, ये ऑब्जेक्ट का पहला वाला टेम्परेचर यानी कि T0 है। रिजल्ट ये है 4 मिनट के बाद ऑब्जेक्ट 55 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। तो कैपिटल T 55 माइनस TS, ये सराउंडिंग 30, T0 ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग वाला टेम्परेचर 60, सराउंडिंग 30, e टू दी पावर माइनस लैम्डा इंटू 4 मिनट यानी कि 240 सेकेंड्स। नेक्स्ट 4 मिनट्स यानी कि टोटल 8 मिनट हो गए। तो राइट हैंड साइड 60 माइनस 30 e टू दी पावर माइनस लैम्डा और 480 स्टार्टिंग से देखें। नेक्स्ट 4 मिनट मतलब बिगिनिंग से 8 मिनट, और इधर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 30। मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 4 मिनट पे बनाई गई है। 4 मिनट्स पे क्या होगा, पहली वाली इक्वेशन 4 मिनट के लिए है और दूसरी वाली इक्वेशन 8 मिनट्स के बाद है। और मैथ लगा सकते हैं कि e टू दी पावर माइनस 480 लैम्डा इज बेसिकली e टू दी पावर माइनस 240 लैम्डा और उसका स्क्वायर। e टू दी पावर माइनस 480 लैम्डा को लिखेंगे t माइनस 30 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 30, और e टू दी पावर माइनस 240 लैम्डा को लिखेंगे 55 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 30। और इसका स्क्वायर कर देंगे यहां पर। इससे कैपिटल T की क्या वैल्यू बनती है वो देखनी पड़ेगी हमें। तो 25 का स्क्वायर मतलब कि 625 अपॉन 30 और प्लस 30, 625 अपॉन 30 प्लस 30, लगभग कितना आ जाएगा यार, कुछ अंदाजा बताओ कैलकुलेटर अगर हमको। सर 50.83 डिग्री 50.8 मान लेते हैं इसको। ये एक तरीका है सॉल्व करने का जो प्रॉपर एक्चुअल तरीका है। अब इसमें एक ऑप्शन और दिया जाता है सॉल्व करने को, मतलब कुछ एक आसान तरीका बता दिया जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का ना एक आसान तरीका भी है। मतलब अगर हम ये वाली अप्रोच नहीं चाहते तो ऑल्टरनेटिव क्या है, वो ये कहता है टेम्परेचर लॉस्ट, मतलब एक तरीके से ये फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन टाइम इज माइनस लैम्डा टाइम्स एवरेज बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। मतलब एवरेज का कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए कैसे लगाते हैं, करके दिखाते हैं, एक बार करके दिखा देते हैं। ऑब्जेक्ट का 60 टेम्परेचर था, फिर 55 हो गया, 60 से 55, तो फाइनल माइनस इनिशियल 60 टू 55 यानी कि 55 माइनस 60, टाइम लगा 4 मिनट का। तो इसको मिनट्स में रहने देते, अभी मिनट्स में रहने देते, माइनस लैम्डा
एवरेज टेम्परेचर बॉडी का 55 और 60 का एवरेज माइनस सराउंडिंग, अगले 4 मिनट में मान लेते हैं 55 से टी हो जाएगा। सपोज अगले 4 मिनट में वो 55 से टी हो गया, तो टी माइनस 55 अपॉन 4 माइनस लैम्डा एवरेज। नाउ 55 और टी, तो टी प्लस 55 बाई 2 माइनस 30। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करके माइनस लैम्डा कैंसिल, 4 and 4 कैंसिल, 55 minus 60 is minus 5 divided by t minus 55, इधर माइनस लैम्डा कैंसिल, 55 और 60 by 2 जब करेंगे तो 57.5. 27.5 टोटल माइनस करने के बाद। Yes, और sir. यहाँ t प्लस 55 माइनस 60 यानी कि कुल मिलाकर के t माइनस 5 और ये इंटू 2, और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। 25 minus 5t is 55t minus 55 into 55। सर 2 नहीं आए। आएगा यार। Now t बराबर 55 into 55 plus 25 and whole divided by 60। इसको भी कैलकुलेटर से करके देखिए क्या है। 55 into 55 plus 25 upon 60। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसमें। 50.8. हाँ सर। 50.8 जो कि सेम आंसर नहीं आ रहा। Yes, sir. तो ये एक कोई लॉजिकल बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा, बट पता नहीं आंसर आता है इसके थ्रू। और ये लॉजिक तो है, लॉजिक एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में, वो मतलब मैथ में जाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एवरेज के कंसेप्ट लगते हैं, बट वो मैथमेटिकल वे है, तो हमें क्या मतलब क्यों हो रहा है, बट हमारा आंसर आ रहा है। सो आप उससे करो चाहे एवरेज वाले कंसेप्ट को यूज करके करो, दोनों से आंसर मिल जाता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। एक प्रॉब्लम और करवा देते हैं बस। अ बॉडी एट टेम्परेचर T0 kept in surrounding of temperature Ts that is less than T0, मतलब बॉडी तभी कूल होगी। फाइंड, बाकी वो सब दे रखा है, मास m, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल s, ये सब गिवन है। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज मैक्सिमम हीट द ऑब्जेक्ट can lose, and second, in what time heat lost by object is 70% of maximum possible loss। ये दो क्वेश्चन है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर। ये
सो ऑब्जेक्ट कब तक टेम्परेचर लॉस, कब तक हीट लॉस करता रहेगा वो? ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो जब तक सराउंडिंग के इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं हो जाता। और हीट का फॉर्मूला कैलोरीमेट्री में है मास इनटू स्पेसिफिक हीट और कितना चेंज ऑफ टेम्परेचर आएगा। तो बॉडी का टेम्परेचर, जो बॉडी है वो हमारी T0 टेम्परेचर पे है बिगिनिंग में, बट फाइनली वही बॉडी सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ जाएगी। यानी बॉडी का टेम्परेचर बिगिनिंग में T0 होगा और फाइनली वो TS हो जाएगा। तो डिफरेंस हो जाएगा T0 माइनस TS। तो डेल्टा T को हम रख देंगे T0 माइनस TS। ये मैक्सिमम लॉस है। मास, स्पेसिफिक हीट और चेंज ऑफ टेम्परेचर। बट बॉडी का जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो उसके इनिशियल टेम्परेचर से, जब तक उस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से मैच नहीं कर जाता तब तक वो हीट लॉस करती रहेगी। तो मास स्पेसिफिक हीट इनटू दिस पर खत्म। सेकंड में कह रहे हैं कितने टाइम के बाद बॉडी का जो हीट लॉस है, ध्यान दीजिएगा। तो हीट लॉस का फॉर्मूला कैलोरीमेट्री में MS टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। मतलब कुछ टाइम के बाद बॉडी का जो टेम्परेचर है और शुरुआत में जो बॉडी का टेम्परेचर था। एक्चुअली T0 माइनस T करेंगे क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो पहले वाला टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा होगा और बाद में बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि वो कूल हो रही है। तो ये हमारा हीट लॉस है। और क्वेश्चन कह रहा है कि ये 70% ऑफ मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, यानी इट शुड बी 0.7। मैक्सिमम लॉस ये है। तो कैपिटल T यहां से बच जाता है 0.3 T0 और प्लस 0.7 TS। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी T माइनस TS इक्वल टू T0 माइनस TS और e टू दी पावर माइनस लैम्डा T, या फिर T माइनस TS अपॉन T0 माइनस TS, इसका लॉग बराबर माइनस लैम्डा T। तो ये T यहां लाते हैं और आप अब करके देख लेना। जैसे ही ये वाला T, मतलब ये पूरी वैल्यू यहाँ रखोगे आप T की जगह, टाइम आ जाएगा ln 0.3 डिवाइडेड बाय लैम्डा। चेक कर लो ना, तो बताना माइनस में। ये थोड़े एडवांस टाइप के क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर लॉ के। अब हालांकि ये माइनस में आंसर नहीं है क्योंकि log 0.3 भी नेगेटिव आएगा, ln 0.3 की वैल्यू भी माइनस में आएगी और एक तो माइनस, तो अल्टीमेटली टाइम पॉजिटिव आ जाएगा। यस सर। ये क्वेश्चंस हैं। बाकी मैं कहूंगा कि आप एक बार FC वर्मा से कुछ और शॉर्ट एग्जांपल देख लीजिए परफेक्शन लाने के लिए हीट ट्रांसफर के चैप्टर में। हालांकि हमने जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो सब आज क्लास में हो गया है वैसे। फिर भी अगर परफेक्शन चाहते हैं तो आप HCG से एक बार ट्राई कर सकते हो और क्वेश्चंस, सॉल्व एग्जांपल और कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। राइट यार, तो ये हो गया आपका भाई टॉपिक मेरे ख्याल से, है ना। हीट ट्रांसफर भी, कंडक्शन एंड रेडिएशन दोनों ही। अब ऑसिलेशन करवा देंगे आपको अगली क्लासेस में। यस सर।
ठीक है, हीट मतलब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स लगभग पूरा हो गया है। जो कल हमने बात की थी वो आप अपने आप पढ़ लें एक बार, मीन फ्री पाथ वगैरह सर वो हो गया, पढ़ लिया कल। पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर अब इस यूनिट के क्वेश्चंस हो जाएंगे मेंस में। ऑसिलेशन भी बची हुई 3 क्लासेस में अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू यार। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।